चलिए खैर, तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड जैसा कि आप सबको पता है, ये सेशन बेसिकली CUET के कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का कुछ दिन पहले अभी आंसर की वगैरह आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपना आंसर की वगैरह नहीं देख पाए हैं। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं देख पाए हो आंसर की। और मतलब विद इन अ वीक 5-7 दिन में आपको आपका स्कोर कार्ड जो है देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि 7 to 10 डेज़ में ये लोग आपको आपका स्कोर कार्ड दे देंगे, और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर थोड़ा सा आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो कि हम कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक एटलीस्ट स्कोर कार्ड वगैरह देखकर, जैसे जो बच्चे मान लो डेली बैट से प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह में रहे होंगे, उनको तो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते कंटिन्यूस इस बात का आइडिया है कि थिंग्स आर नॉट दैट इजी जितना सिंपल वो बाहर से दिखता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो भाई फर्स्ट टाइम आते हैं, वो यूट्यूब पर इधर उधर रैंडमली घूम रहे होते हैं और उनको लगातार इस तरह का कन्फ्यूज़न बना रहता है कि अच्छा BEd ही तो है, अच्छा ये पेपर कोड ही तो है, चलो जब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। और अभी फ़िलहाल जब आप लोग अपना स्कोर कार्ड देख रहे होगे तो कहीं ना तो कहीं आप लोग ये एहसास कर रहे होगे, बहुत सारे यहाँ कैंडिडेट्स होंगे जो तरह तरह की तैयारी करते होंगे। कोई बैंक, SSC, UPSC वगैरह के नाम पर बहुत स्टूडेंट्स होंगे, तरह तरह के लोग तरह तरह के कारणों से बैठे हुए होंगे। और अब आप अपना CUET का स्कोर कार्ड देख रहे होगे तो आपको एहसास हो रहा होगा कि भाई आपका CUET में भी कुछ खास नहीं बन रहा है। बल्कि 2023, 24, 25 का एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जाए तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो CUET के पेपर के लिए अप्लाई किए हैं वो इस साल कम हो गए हैं। कम होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि इधर एग्ज़ाम्स वगैरह में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहा है एलिजिबिलिटी को लेकर, या फिर कह लो पेपर CUET से होता है तो उसका फॉर्म जो है जनवरी वगैरह में निकल जाता है, पेपर मार्च में ही हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अब जाग रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ जो अब आते हैं, पूछते हैं कि सर 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया क्या, उसका फॉर्म कब आएगा। उन्हें आइडिया ही नहीं कि चल क्या रहा है। तो ये सब भी एक कारण है डिक्लाइन होने का, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में। उसके बाद भी आप अपना स्कोर कार्ड चेक करिए तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को एहसास होगा कि जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, जो चीज़ें आप जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे वो उस तरह से टर्न आउट नहीं हो रही हैं। ठीक है, उस तरह से आप चीज़ों को अपने आप को उस लेवल पर नहीं पा रहे हो, या कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हो कि यार चीज़ें आपकी वहाँ पर अच्छे से नहीं बन रही हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये इत्तेफाक है और मैं इस बार प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरे फलाना की शादी थी, मैं यहाँ इन्वॉल्व था, वहाँ इन्वॉल्व था। अगर तुम नहीं भी इन्वॉल्व होते ना कहीं भी, तो भी तुम पेपर देते तो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें उखड़ नहीं रहा होता। ठीक है, तो भी बहुत ज़्यादा नहीं उखड़ रहा होता। तो थोड़ा सा ना इस बात का आपको बेसिकली समझ होने की ज़रूरत है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में बेसिकली जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि इतना सिंपल सॉर्टेड नहीं है कि कोई सा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो तो इतना सिंपल सॉर्टेड नहीं है जितना आप लोगों को देख के बाहर से इनिशियली परसीव होता है, या फिर हम उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, या बहुत ज़्यादा बैकअप प्लान के तौर पर बनाए रहते हैं। एंड ये बात सिर्फ CUET के लिए लागू नहीं हो रही है, ये बात आने वाले समय में आपके लिए कोई जामिया का पेपर दे रहा होगा तो उस पर भी लागू होगी। कोई ऐसा बच्चा है जो IP का पेपर दे रहा होगा तो उस पर भी लागू होगी। कोई ऐसा बच्चा है जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT RIE का पेपर दे रहा होगा तो उस पर भी लागू होती है। ठीक है, वहाँ भी कहीं पर भी सिलेक्शन जो अच्छे संस्था हैं वहाँ पर इतना ईजी वे आउट नहीं है। ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा भी नहीं है कि मान लो कोई संस्था बहुत अच्छी है और आप किसी तरह वहाँ पे एग्ज़ाम मेक थ्रू कर भी लो तो वो कोई, कह लो कि ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल डेस्टिनेशन है कि भाई पहुँच गए और बस काम ख़त्म। अच्छे संस्थाओं में पहुँच के भी कुछ खास उखड़ नहीं रहा होता है जब तक कि आप वहाँ पर रेडी नहीं रहते हो कुछ सीखने को लेकर। ठीक है, तो थोड़ा सा ना करियर में इन बातों को लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी आपको रहना चाहिए। उसके बाद ही थोड़ा सा स्कोर कार्ड वगैरह पर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या यूनिवर्सिटी मुझे मिल सकता है। ठीक है, इन बातों की हम समझ डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब पेपर कोड हुआ COQP 03 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। अच्छे खासे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सर मैंने COQP 03 का पेपर दिया, सर मेरा 120 नंबर बन रहा है, हमको कौन सा यूनिवर्सिटी मिल सकता है। देखो ये क्वेश्चन इतना स्टूपिड वाला क्वेश्चन है, मतलब लिटरली इतना फुलिश और स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन है कि उस बच्चे को अभी ये भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है
कि उसको पूछना क्या है, ठीक है, उसको ये भी नहीं एहसास हो रहा है, मतलब कि आप समझ रहे हो कि वो कंपटीशन में पहले ही बाहर है। किसी बच्चे का मान लो 120 नंबर आ रहा है, तो आपका प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि हमको कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगा, पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगा, ये तो डिपेंड करेगा ना कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। यहां से आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि यार मेरे 120 आ रहे हैं तो क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सकता है, तो फिर गारंटी है कि नहीं मिलेगा। सर मेरे 120 आ रहे हैं, क्या मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक मिल सकता है? हाँ, अगर तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का फॉर्म फिल करते हो और तुम बीएड करने के लिए कर्नाटक तक जा रहे हो तो तुमको मिल जाएगा, क्योंकि सीयूईटी का काम सिर्फ स्कोर देना है। सीयूईटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराया, आपको स्कोर कार्ड दे दिया। अब आपका उस वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है कितने बच्चे उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। जो पॉपुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, तो भाई ये पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका कट ऑफ ऐसा है कि लोग हर साल देखते हैं, फॉलो अप कर रहे होते हैं, तो उनका आपको थोड़ा समझ में आएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सर मेरा 120 नंबर आ रहा, हमको कौन सा यूनिवर्सिटी मिल सकता है? तुम जो यूनिवर्सिटी भरोगे वो मिल सकता है, और हो सकता है कि कोई सा भी यूनिवर्सिटी ना मिले। ये तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी भर रहे हो, क्योंकि अभी तो आपका सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी का स्कोर कार्ड आया है, ये कहीं से भी बीएड में एडमिशन नहीं है, ठीक है, कहीं से भी ये बीएड में एडमिशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी का स्कोर कार्ड है। इसके बाद सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेटली फॉर्म निकलेगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कुछ दिन में फॉर्म रिलीज़ करेगा और वो बोलेगा कि आप अपना सीयूईटी का स्कोर कार्ड यहाँ पर एंट्री करिए। एंट्री क्या करिए, मतलब उनके पास पहले से रोल नंबर रहता है, ठीक है, आपका स्कोर वो खुद ही उठा लेगा, उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल। और जितने बच्चे अप्लाई करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो जितने लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए होंगे उन सब का सीयूईटी का स्कोर कार्ड पर मेरिट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट कि व्हाई इट इज फुलिश टू आस्क कि सर मेरा 120 मार्क्स है COQP 03 में और मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। यार ये तो डिपेंड करता है ना कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि मेरा 120 आ रहा था, क्या मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मिल सकता है? हाँ शायद मिल सकता है, ठीक है। क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सकता है? काफ़ी मुश्किल है। क्या मुझे BHU मिल सकता है? हाँ वो भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि अब यहाँ से आप किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। और थोड़ा सा अभी आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। देखो यार, यही रीज़न है कि पास्ट 3 to 4 ईयर का अगर हम लोग एक ट्रेंड देखें तो कहीं ना तो कहीं हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि CUET के फॉर्म में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो विद टाइम थोड़ा सा घटे हैं या घट रहा है। उस घटने का कारण यही है, इतना कॉम्प्लिकेशन, इतना तामझाम बना दिया है कि एक आम बच्चे के लिए ये सारा कुछ समझने में ना बहुत ही मतलब उसको बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। उन लोगों को सारा बात समझ में नहीं आता है कि बेसिकली चल क्या रहा है। और थोड़ा सा मैं प्रीवियस ईयर का आप लोगों के साथ एक कट ऑफ वगैरह भी है, थोड़ा सा शेयर करूंगा मैं, ठीक है। कुछ 1-2 मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मिला है, आप लोग इससे थोड़ा देख के आइडिया ले सकते हो। जैसे मान लीजिए, देखिए ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये देखो जो भी लैंग्वेज के कैंडिडेट्स हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। समझ रहे हो आप? बात समझिए, जो भी आपको CUET में स्कोर मिला है ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब यहां पर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्यों शो कर रहा हूं मैं आपके स्क्रीन पर? बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन। अगर आप यूट्यूब खंगालोगे तो आपको पता चलेगा पास्ट 5 to 7 ईयर्स में दिल्ली बाइट्स हैज बीन द फर्स्ट एंड इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का BEd वर्ड को लेकर कंटेंट कवर करता है, क्लासेस से लेकर एंड एवरीथिंग। तो हम लोग भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात स्पष्ट रहना चाहिए कि यही रीजन है कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बता रहे हैं। आप इसी तरह किसी भी यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर रहे हो तो सभी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ वेरी करता है। जैसे BHU वगैरह का कट ऑफ है वो आपको दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, आप वहां देख सकते हो। जैसा जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो ये आपको बेसिकली CUET का स्कोर कार्ड है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पर फॉलो हुआ था। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 226 मार्क्स, ठीक है। ये जस्ट अ सेकंड, यहाँ आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 226 मार्क्स फर्स्ट कट ऑफ में, ठीक है। 226 नंबर जिनके आए थे उनका सिलेक्शन हुआ है। उसी तरह आप देख लो सोशल साइंस का, आप देख लीजिए सोशल साइंस का फर्स्ट राउंड में जो लास्ट कट ऑफ गया वो 173 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो सोशल साइंस का पेपर आया था वो काफ़ी कठिन था।
काफ़ी कठिन क्या था, मतलब पेपर में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा पूछा हुआ था एंड पेपर काफ़ी लेवल पर टफ था, तो यही रीज़न था कि उसका कट ऑफ काफ़ी कम गया था। तो लास्ट ईयर 2024 के पेपर से कोई कंपेयर करेगा तो इट वाज एन एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स का पेपर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था तो पेपर का कट ऑफ कम गया था। 173 मार्क्स था एंड जो टॉपर कैंडिडेट था उसके 198 मार्क्स थे, ठीक है। एंड हाँ, फॉर्चुनेटली टॉपर भी दिल्ली बाइट से ही था। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2025 का टॉपर भी जो है फिर से दिल्ली बाइट से ही होने वाला है, क्योंकि एक कैंडिडेट है जिसने मुझे अपना स्कोर कार्ड वगैरह भेजा है, उसके मार्क्स आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। तो वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि या तो लड़का रैंक 1 आएगा या टॉप 5 में आएगा, तो डैम श्योर है। तो जो फर्स्ट कट ऑफ क्लोज हुआ था वो 173 मार्क्स पर क्लोज हुआ था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका पेडागोजी सोशल साइंस है। अगेन ये सोशल साइंस का ही है आपके स्क्रीन पर। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखो कि आप कॉलेज के हिसाब से यहाँ पर वेरी कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, यहाँ प्रसाद मुखर्जी, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, ठीक है, ये किस कट ऑफ में कितने तक गया है। तो ये देखो जैसे ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, ये ओबीसी का कट ऑफ है कि 153 तक गया है, ठीक है। एंड कॉलेज टू कॉलेज ये वेरी कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये ओबीसी का कट ऑफ है जो आपको 153 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो देखो कि इस तरह से ना अलग अलग पूरा आपको कट ऑफ वगैरह देखने के लिए मिलेगा, अभी कुछ दिन में आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपको उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है। प्लीज़ आप यूट्यूब पर ये सब कमेंट मत करिए कहीं भी, और ये सब कमेंट करके सर्च भी मत करिए कि सर मेरा 03 के पेपर में 118 नंबर बन रहा है, सर मेरा 04 के पेपर में 115 नंबर बन रहा है, हमको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। अरे यार, तुम जिस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ वेरी करता है। जैसे कि मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किए, तो उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहे तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में लेना चाहे तो वहाँ कट ऑफ कम जाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आप किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। एक मोटी मोटा मैं आपको आइडिया दूं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, उन सभी कैंडिडेट्स का फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में वो चाहेंगे, अगर उनका मार्क्स 70% से ऊपर है। जो भी स्कोर आपका आया है पेपर में, अगर आपका 70% नंबर बन रहा है तो आपका फर्स्ट कट ऑफ में जो सा भी कॉलेज आप चाहोगे मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ में। एंड 65% एंड अबव बन रहा है तो थर्ड फोर्थ कट ऑफ तक जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि बाकी के लोगों का भी होने का चांसेस है। और ऑल्सो ये सब भी मत सोचिएगा कि सर कितने कट ऑफ आएंगे, यार कितने कट ऑफ आएंगे नहीं आएंगे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 300 का, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो मैं 300 का जो है, अगर मैं 300 का 70% कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके 210 नंबर बन रहे हैं। तो किसी का जिसका 210 नंबर बन रहा है तो वो जो भी यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट से चाहेगा उसको हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको मिल जाएगा, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे को उसको जो कॉलेज या कट ऑफ चाहिए उसको मिल जाएगा, जिसका 70% से एंड अबव बन रहा होगा। फर्स्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कितने कट ऑफ आएंगे। अरे यार, हम कह रहे हैं मान लो 4 कट ऑफ आ रहा है, 5 कट ऑफ आ रहा है, तुमको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। तुमको इससे मतलब होना चाहिए कि अच्छा, अगर फर्स्ट कट ऑफ में 210 नंबर जा रहा है तो सीट फुल होने तक कितने मार्क्स डाउन हो सकता है। वो 210 से क्या 205 तक आएगा, 204 तक आएगा। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ तो आता रहता है। मान लो कि एक कट ऑफ आया, पहले कट ऑफ में पता चला 210 नंबर कट ऑफ गया था, ठीक है, और पता चलेगा दूसरा लिस्ट आएगा, जानते हो उसमें कितना रहेगा, उसमें भी पता चलेगा 209.5, सिर्फ 0.5 मार्क्स घटा है। तो उससे आपका एडमिशन थोड़ी ना हो जाएगा। पता चलेगा तीसरा कट ऑफ आया, चौथा कट ऑफ आया, 210 से केवल 208 ही तक गया, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैथमेटिक्स और साइंस में ऐसा होता है ऑफन कि पता चलेगा जिस बच्चे का पेपर कोड COQP 06 और 7 है, पहला कट ऑफ आया और आखिरी कट ऑफ में सिर्फ 2 ही नंबर का गैप है। तो ये मैटर नहीं कर रहा है कि कितने कट ऑफ आएंगे, यार ये मैटर कर रहा है कि जितना भी कट ऑफ आएगा आपका सिलेक्शन उस कट ऑफ में होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा इन बातों का अंडरस्टैंडिंग रख कर डिसीजन लीजिए, इंस्टेड की मान लीजिए बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अरे यार कि अच्छा देखते हैं क्या पता हो जाए। नहीं, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड आ चुका है। स्कोर कार्ड आ गया है मतलब आप लोगों का आंसर की आ गया है, तो आप उसको देख कर समझ सकते हो।
फाइनल स्कोर कार्ड जब आएगा तो एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा कि यूनिवर्सिटी कहीं बोनस कर देगी, कुछ ऐड कर देगी, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देगी, तो उतना ही बस आपको मार्क्स में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी का ये सेशन खैर आप लोगों को लेकर डेडिकेटेड है, तो आप लोग थोड़ा अपने डाउट एंड क्वेरी पर आ जाइए। जिस भी कैंडिडेट को डाउट एंड क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड। यस पारुल, यस प्लीज़। जी पारुल यादव, यस बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग पारुल। सर मैंने अपनी आंसर की 2 दिन पहले देख नहीं पाई, अब मैं उसको ओपन कर रही हूँ ना, तो उसमें आ रहा है कि आंसर की चैलेंज टाइम इज ओवर, लेकिन मेरे को तो अपनी आंसर की शो नहीं हो रही उसमें। तो हम नहीं देख सकती हैं, ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू पारुल। देन आई कम टू रोहित। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, जी बताइए। सर मेरा तो सर ये डाउट था कि जिस तरह से सर स्कोर की बात हो रही है, जैसे मैंने CO QP 04 वाला पेपर दिया था और 03 का, तो सर 04 में मैंने स्कोर अपना देखा तो मेरा 153 आ रहा है। और सर मुझे मतलब जिस तरह पिछली बार का कट ऑफ था BHU का मैं देखा था सर, तो वो जो कैटेगरी वाइज है तो उसके अनुसार तो मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन सर जैसे आपने बताया 210, तो मुझे लग रहा है सर ये काफ़ी पीछे है। देखो रोहित, ये डिपेंड करता है ना किस तरह का पेपर है। लास्ट ईयर का पेपर मैंने पहले ही बोला, सोशल साइंस वालों का एक केस एक्सेप्शन है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर बहुत ही ज़्यादा एकदम आउट ऑफ द वे पेपर, एकदम बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में पूछा हुआ था। जरूरत से ज़्यादा इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो कि सोशल साइंस के पेपर में नहीं होता है। तो उस पेपर को एक स्टैंडर्ड पेपर मानना अनुचित होगा, सिंपल सा बात है ये। तो प्रीवियस ईयर के सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर ना जाएं, ठीक है। ओके सर। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऐसा बच्चा है जिसका पास CO QP 04 का पेपर होगा तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एक बार मैं देख के आपको इवैल्यूएट करके मैं बता दूं इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। कोई भी डेली बैट्स के स्टूडेंट है या कोई नहीं भी है तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा 04 का पेपर, जो भी आपका आंसर की है, एक बार उसको मैं देख के चेक कर लूँगा, इवैल्यूएट कर लूँगा, तो मैं आपको बता दूंगा कितना उसमें जा सकता है, ठीक है। ठीक है, ओके सर, मैं ही व्हाट्सएप कर दूंगा सर। हाँ आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। हाँ ओके, देन आई कम टू आदित्य, देन आई कम टू श्वेता। जी आदित्य। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग आदित्य। सर मैंने आपका जो था वो अभी तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है सर। क्या चीज़ मेरा ज्वाइन किया है? CO QP 03 में मेरे मार्क्स आ रहे हैं 158 के आसपास। ठीक है। लाइक मेरे 200 वो मार्क्स थे सर, बट मैंने मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर दिए मैथमेटिक्स में, तो मेरे 158 के आसपास सर मार्क्स आ रहे हैं। तो सर मुझे ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है आपके हिसाब से सर? 07 है आपका पेपर कोड? नहीं सर, 03 कॉमन बीएड। कॉमन बीएड क्या होता है? बाकी के लोगों का बीएड अनकॉमन है। हाँ 03 में 158 मार्क्स है तो आप देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड वगैरह मिल सकता है, ठीक है। यस सर, मैं कश्मीर मिल सकते हैं क्या सर? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। आप वहाँ अप्लाई करके देख लीजिए, एंड ये भी चेक कर लीजिएगा कि 03 के पेपर कोड से एडमिशन होता है वहाँ की नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो पेपर कोड आपने दिया वहाँ पर उस पेपर कोड से ओके एडमिशन सर। होता भी हो, अगर होता होगा तो मिल जाएगा 158 पर, ठीक है। ओके यस श्वेता, देन आई हाँ कम टू। हाँ ठीक है, यस श्वेता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता जी, बताइए। सर सर 06 का मतलब कट ऑफ का या कुछ ऐसा बता दीजिए थोड़ा बहुत, कि उसका कितना लास्ट ईयर कितना के बन हिसाब रहा है से कितना आपका? होगा। मेरा 131। 131। देखो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं DU वगैरह वहाँ तो मुश्किल है, लेकिन लास्ट कट ऑफ तक प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। मैंने 03 का भी दिया है, 03 में कितना बन रहा है श्वेता आपका? उसमें 150 हो जाएगा फिर आपका किसी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। DU में मुश्किल है, 06 से आपका DU के लिए पूछ रही होंगी आप, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रोबेबिलिटी है लास्ट कट ऑफ तक, ठीक है। और BHU एंड अदर लाइक हरियाणा एंड BHU में थोड़ा मुश्किल है श्वेता, कोई। ओके। BHU में मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। आप अपना श्वेता आंसर की मुझे भेज एंड दीजिएगा। हरियाणा? हरियाणा में हो सकता है, ओके। प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आंसर की आप भेज दीजिएगा मुझे अपना, ठीक है। ओके सर।
ठीक है श्वेता, एंड हरियाणा वाले में प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हरियाणा वाले में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी अच्छा Okay, है। एंड श्वेता फॉर्म वॉर्म फिल करते समय ना थोड़ा फीस उसका भी कैलकुलेशन देखना जरूरी होता है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में फीस है 28,000 रुपये, ठीक है। ओके हाँ, तो यूनिवर्सिटीज़ का फीस कितना है ये सब भी देख लेना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली से तुम जा ही रही हो कहीं बाहर पढ़ने, तो फिर देख लो कि हरियाणा जाना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाना है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फिर मोर और लेस एक ही जैसी हैं, ठीक है। यस सर ठीक ना, उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू श्वेता। एंड बाकी श्वेता आप NCERT sir. RIE का फॉर्म फिल कर सकती हैं, और हाँ NCERT जी RIE का सर फॉर्म अभी आया नहीं है, कुछ दिन में रिलीज़ हो जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको भी फिल करिए, ओके थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करके दीजिए। बीएड करने के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट तो NCERT RIE ही है, ठीक है, अगर आप अपने घर से बाहर जा ओके सकती हैं तो, ठीक है। ओके ठीक है, ओके श्वेता, थैंक यू। देन आई विल कम टू हिमांशु कुमार, देन आई विल कम टू विधि कोहली। हिमांशु कुमार, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग हिमांशु जी, बताइए। सर मेरा COP की 03 में 163 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, और मैं BBAU लखनऊ को टारगेट कर रहा हूँ। मिल जाएगा। बट सर मैं इस बार फाइनल ईयर में हूँ ग्रेजुएशन के, और मेरा एग्जाम मई में होने वाला है, शायद रिजल्ट जून या जुलाई में आए, तो कोई दिक्कत सर कोई तो नहीं दिक्कत होगा नहीं, फिर? कोई दिक्कत नहीं हिमांशु, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे सर रिजल्ट एडमिशन होने लगे और रिजल्ट उसमें मेरा अगर नहीं आया हो, मैं बोला ना तो कि कोई फिर वहाँ दिक्कत नहीं एडमिशन होगा। में। जी सर, थैंक यू। ठीक है, बस बात खत्म। हाँ जी और श्वेता, सर हाँ और सर एक क्वेश्चन था, क्या सर COP की 03 में क्या बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा रहेगा BEd के लिए? सभी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, डिपेंड करता है आपको किस में एडमिशन लेना है। क्योंकि सर DU और BHU तो इसमें डाल नहीं सकते हैं, बाकी जो बचे ये सब यूनिवर्सिटी। हाँ, तो फिर आप देख लीजिए आपके घर के पास जो पढ़ रहा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है, कोई भी जी ढंग का सर, यूनिवर्सिटी थैंक के लिए, ठीक है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एडवांटेज ये नहीं है कि वो अच्छा है कि नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एडवांटेज ये है कि वो दिल्ली में है, ठीक है। ओहो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के Yes. साथ एडवांटेज ये है कि वो दिल्ली में है और उसका फीस भी 6-7 हज़ार रुपये ही है, yes, sir. ठीक है। ये बात बहुत मैटर करता है कि वो चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। जैसे जैसे दिल्ली में किसी को अगर रहना हो जाके, तो Yes. मेरा ये मानना है कि सबसे घटिया कोई शहर जाके जीने खाने के लिए तो दिल्ली है, लेकिन उसके बाद भी लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि भैया जितनी भी कॉरपोरेट और गवर्नमेंट की सारी एंटिटीज़ हैं वहाँ पर सिचुएटेड हैं, तो भैया इसीलिए दिल्ली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे तुमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, लेकिन दिल्ली जाना है तो जाना है। तो वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ का भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडवांटेज सबसे बड़ा ये कि वो दिल्ली में है, उसका फीस बहुत कम है, ठीक है, ये एडवांटेज है। Yes. अदरवाइज तो करने के लिए आप बहुत जगह से कर सकते हो, लेकिन अब ये थोड़ी ना कि मेरा घर है पता चला उत्तर प्रदेश में और मैं जा रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में बीएड करने। बीएड करने के लिए हैदराबाद जाने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन ये है ना। अब मान लो लखनऊ के हो, अब लखनऊ के हो तो BBAU में मिल रहा है तो अच्छा है। लखनऊ के नहीं सर, आई एम फ्रॉम बिहार। हाँ, मतलब जस्ट सेइंग कि मान लीजिए डिपेंड करता है कहाँ से हैं आप। अब कोई आगरा का है, उसको दयाल बाग वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, उसको उसमें मिल रहा है तो अच्छा है, और उसके लिए उसका वहीं पर घर के पास पड़ रहा है, लोकेशन भी तो मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर Yes, भी sir. देखना होता है एडमिशन से पहले। सर ठीक। BHU में COP की 03 का सर कोई उपाय नहीं है ना? उपाय क्या होता है? मतलब इससे यानी कि कोई एडमिशन नहीं होता सिर्फ यानी BHU में, कि स्पेशल। BHU में 03 एडमिशन नहीं होता, ओह, ठीक है। Thank दूसरे you, पेपर sir. बोर्ड से, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। यस सर, देन आई विल कम टू यस श्वेता, आपको कुछ डाउट हो रहा है वापस? श्वेता सिंह, ओके। विधि कोहली, यस सर हाँ यस सर श्वेता, मेरा yes. एक डाउट ये था श्वेता, हाँ हाँ जी सॉरी डिस्टर्ब किया। नहीं श्वेता, ये बताइए, था हाँ। कि सर मेरी फाइनल ईयर की मार्कशीट आ गई है। मैंने इग्नू से अपनी BSc कंप्लीट की है एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आ गया। जैसा कि इग्नू में होता है कि हमारी मतलब डिग्री कंप्लीट आफ्टर 6 मंथ या 6 मंथ के लेटर ही हमें डिग्री मिलती है। तो मैं जो अभी अपने काउंसलिंग में तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही लगाऊंगी ना? यस बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ सर, जी। ठीक है एंड सर। सर सेकंड ये था कि अभी ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट में इशू आ रहा है, मतलब कोई डिले हो दिक्कत रहा नहीं है। है, वो सबसे कोई अभी दे दिक्कत नहीं नहीं रहे, होगा। मैंने अपनी अपनी तरफ से सारा प्रोसेस कर दिया है। वो सबसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कैंडिडेट का ऐसा है कि जो फाइनल ईयर में है, माइग्रेशन नहीं लिया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, जिसका ये है कि सर मेरा रिजल्ट जून में आएगा, जुलाई में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई बच्चा अगर नया फ्रेश ईयर का रहता है और उसका एडमिशन लेता है, तो उसको आराम से मान के चलिए कि 31 अगस्त तक तो मिनिमम टाइम मिलता है, मिनिमम। फिर ऑलमोस्ट मान के चलो कि 30 सितंबर तक आप लोगों को समय दिया जाता है, अक्टूबर तक भी समय दिया जाता है, 16-17 अक्टूबर तक समय देंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ कि आप अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट लाइए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बाद में भी हो जाता है, उससे एडमिशन नहीं रुकता है किसी का भी। एडमिशन हो जाएगा, वो सब पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आप बाद में भी दे दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगते हैं, सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना है और ये वो। अब भाई तुम अपना शीशे में देख लो, तुमको लग रहा था चरित्र ठीक है तो ठीक है, जाके एडमिशन लो। और रही बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो वो बाद में भी बन जाएगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई भी गेस्टेड ऑफिसर साइन कर देगा, बन जाएगा। ठीक है, तो वो सब कोई बहुत इशू नहीं है। एंड सर डिग्री की जगह पे तो प्रोविजनल लगेगा ना अभी, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज डिग्री तो अभी मिलेगी नहीं, मार्च ठीक के है। बाद ही मिलेगी। यस यस, विधि विधि कोहली। थैंक यू। थैंक यू श्वेता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विधि जी, बताइए। सर मैंने एमएड के लिए एमएड और बीएड वैसे तो दोनों का ही दिया है। तो लाइक मेरा एमएड में 170 अराउंड स्कोर है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एक ही कॉलेज है एमएड का, तो आप बता सकते हो कि लाइक स्कोप कितना है अगर मैं काउंसलिंग में लास्ट आपने राउंड क्या तक भी बीएलएड रुकूं कर तो रखा है क्या? प्रोबेबिलिटी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपने बीएलएड कर रखा है, अच्छा ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड भी सर बता बीएड दीजिएगा। कर ठीक है। डाइट डाइट कर बीएलएड कहाँ से किया है? सर डाइट करिए, दिल्ली से राजेंद्र नगर, डाइट राजेंद्र नगर। अच्छा, डाइट राजेंद्र नगर से बीएलएड किया है। डीएलएड 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 किया है, डिप्लोमा इन अच्छा। जी जी हाँ जी, जी हाँ हाँ जी। ये बताइए। हाँ, डीएलएड किया, अच्छा। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है? हाँ जी सर, ग्रेजुएशन भी हो गई है, तो इसलिए बीएड और एमएड दोनों के लिए अप्लाई कर दिया था मैंने। ठीक है। हाँ, आप बताइए क्या कह रही हैं? तो एमएड में लाइक मेरे 170 हैं, तो डीयू में तो एक ही कॉलेज है एमएड का, CI। सीआईई। तो मैं लास्ट राउंड तक भी रुकूं तो प्रोबेबिलिटी है, तो मैं काउंसलिंग में अप्लाई कर दूंगा। कितना बन रहा है? 300 में 170 बन रहा है ना? हाँ जी। एक सेकंड मुझे दीजिए। अप्लाई करिए, प्रोबेबिलिटी है होने की। एंड सर मेरे फिर कॉमन बीएड में इट्स लाइक 140। व्हाट इज कॉमन तो बीएड? अनकॉमन भी बोल सकते हैं वैसे स्कोर व्हाट के इज हिसाब से, अनकॉमन बीएड? सीओ के। अच्छा, 03 में। हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, तो देख लीजिए जिस यूनिवर्सिटी में फिल करना हो 03 पर। ठीक है। तो लाइक डीयू में प्रोबेबिलिटी है दोनों के लिए, तो काउंसलिंग कर सकते हैं लास्ट राउंड तक भी अगर रुकूं तो। आपका सब्जेक्ट क्या है? वैसे तो मेन इट्स लाइक लैंग्वेज साइंस पेडागोजी कॉमर्स, बेसिकली मैं कॉमर्स फील्ड की हूँ, तो मैं देख रही हूँ मुझे जो मिल जाए तुम्हारा सब्जेक्ट सुटेबल क्या तो है एमएड हमको ये रहता बताओ। साइंस मेरा मेनली है, लैंग्वेज है, कॉमर्स है, सब तो तुमने है। बता ही इंग्लिश दिया। इंग्लिश इंग्लिश एंड साइंस। हाँ, इंग्लिश एंड साइंस है ना, तो इंग्लिश एंड साइंस का 03 से एडमिशन नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नहीं ठीक है। होता? हाँ, ओके उसके लिए जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, दिल्ली बैट्स की यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। ठीक है। ओके, देन आई ओके कम टू थैंक यू। हिमांशु शर्मा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हिमांशु जी, बताइए। सर मेरे बीएड लैंग्वेज में 216 नंबर बने हैं, तो डीयू में हो सकता है एडमिशन? हो जाएगा। सीआई में बन सकती है अब सर? सीआई में होगा कि नहीं होगा ये सब अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है हिमांशु। ठीक है सर, थैंक ओके, यू। ऑल द बेस्ट। देन आई कम टू रुखसाना अहमद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रुखसाना। सर एक्चुअली मैं ना कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन हुई है बीकॉम में। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, हेडफोन निकाल लेंगे क्या? सर हेडफोन नहीं लगा रखा है, वॉइस आ रही है? नहीं आ रही है। इन मीन टाइम अल टॉप। हाँ यस, बताइए। सर एक्चुअली कह रही थी कि मैं ना अभी डिस्टेंस मोड से एमकॉम कर रही हूँ कॉमर्स में। तो सर मुझे एक्चुअली टीचिंग फील्ड में जाना है, तो मुझे इसके रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए या आपके कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो मुझे गाइड कर पाए। ठीक है। कहाँ से कर सकते रुखसाना, इसके लिए आप करिए क्या ना कि दिल्ली बैट्स की यूट्यूब पर जाएंगी,
तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि COQP सॉरी डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाएंगी तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा CUET DU BED 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगा। एंड उसी तरह आपको IP का देखने के लिए मिल जाएगा, उसी तरह BHU का देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार उन यूनिवर्सिटीज़ का पहले जाकर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, आपको जामिया का देखने के लिए मिल जाएगा, RIE का देखने के लिए मिल जाएगा, सबके आगे ईयर भी लिखा होगा 2025 2024। तो आप 2025 वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, इससे आपको थोड़ा एलिजिबिलिटी वगैरह पर जो है समझ डेवलप हो जाएगा। अगर आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ जाएगी तो फिर देन इट विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर यू टू डिस्कस ओवर हियर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है कि कोई क्लासेस वगैरह के मुझे ज्वाइन करना, उसके लिए सब उसी में मेंशन्ड है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है जब डेडलाइन आएगा तभी उसमें ऐड किया जाएगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, रैंडमली हम लोग अपने बैच में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें प्रोसीजर मेंशन्ड होगा, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब उसमें मेंशन्ड होगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आप सिंपल सा यूट्यूब पर जाइए और देखिए, अगर आप सीरियस हो अपने एडमिशन को लेकर तो इट्स नॉट बिकॉज कि मैं डेली बाइट्स को होस्ट कर रहा हूँ इसलिए आपसे ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अपने एडमिशन को लेकर सीरियस हैं, आप सिंपल डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो लेट से मुझे जामिया के रिगार्डिंग जानना है तो 2025 वाला प्लेलिस्ट खोल लीजिए, NCERT RI के रिगार्डिंग जानना है, DU के रिगार्डिंग जानना है, IP के रिगार्डिंग जानना है। ठीक है, तो वहाँ आपको कंप्लीट पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। BHU के रिगार्डिंग जानना है तो वो पूरा प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। ठीक है, फुर्सत में मतलब एक दिन पूरा देखकर आप देखेंगी और पेन एंड पेपर लेकर बैठेंगी तो पूरा सारा नोट हो जाएगा। एंड खास करके जो बच्चे एडमिशन को लेकर सीरियस रहते हैं तो मेरा उनको स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहता है कि जाकर थोड़ा उसको पूरा डिटेल में देखिए। अदरवाइज आप ऐसा ही सवाल पूछेंगे, जैसे अभी जस्ट आपसे पहले कोई पूछ रहा था मेरे से कि सर मेरा 03 है, क्या मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, और सब्जेक्ट पूछें कौन सा है तो साइंस और लैंग्वेज है, तो उनको पता ही नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन ही नहीं होता है साइंस और लैंग्वेज में। तो ये मीटिंग, ये बात डिस्कस करने के लिए कि इस पेपर कोड से एडमिशन होगा कि नहीं होगा बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तो भैया स्कोर कार्ड आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, तो ये ज़रूरी है कि जो बच्चे सीरियस हैं थोड़ा जाकर उसको डिटेल में देखें। ठीक है रुखसाना, तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड रहेगा कि डिटेल में उनको प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है, देन आई कम टू अनीता जैन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनीता जी, बताइए। सर मैंने CUT का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, COQP 03 और 05 से। तो ठीक है। सर मेरा स्कोर कार्ड मतलब जो मैंने कट ऑफ नहीं सॉरी सर, वो जो आंसर की से मैच किया है, मेरा COQP 03 में 207 आ रहा है और COQ 05 में 201 आ रहा है। बट सर मेरा भी 5th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। उसमें मेरी एक सब्जेक्ट में कॉलेज की तरफ से एब्सेंट लगा दी है। मैंने वो एग्जाम दिया है बट कॉलेज ने ठीक मेरे है। को उसमें एब्सेंट शो कर दिया ठीक है। है। तो मैं सर BA आगे एग्जाम दे सकती हूँ, मतलब अप्लाई कर यस, सकती दे हूँ या सकती नहीं? हैं, क्योंकि 6th सेमेस्टर जब आपका होगा तो अगर मान लीजिए आपको री दिलवाते हैं पेपर, ठीक है, तो आप री दे लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं होगा। सर री एग्जाम दिसंबर में जाके होएगा ये और दिक्कत फिर हो उसका सकता है। रिजल्ट मार्च में आएगा। नहीं, ये Next दिक्कत हो तो सकता है। अगर अक्टूबर तक नहीं होता है तो एक तरह से है या कि आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है। जी, अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सर ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा एग्जाम दिसंबर में होगा तो फिर तो दिक्कत तो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम्हारा डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ ना फिर तो जी जिसका डिग्री सर नहीं अपेयरिंग हो सकता है अगर हम ऐसे अरे ऑप्शन डाल अपेयरिंग का के बात ही नहीं है तुम्हारा कैसे अपेयरिंग, कैसे तुम अपेयरिंग कैसे हो गई? एक तरह से तुम फेल हो गई हो, सिंपल सा बात। अगर तुमको बात नहीं समझ में आ रही है मेरी तो आसान भाषा में तुम ऐसे समझ लो कि तुम फेल हो गई हो 5th सेमेस्टर में, क्योंकि तुम्हारा एक में एब्सेंट लगा हुआ है। तुम फेल हो गई हो तो तुम्हारा डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तुम फेल हो गई हो, तुम दिसंबर में पेपर दोगी, उसका रिजल्ट अगले साल तक आएगा, तो तुम अपेयरिंग कैंडिडेट कहाँ से हुई फिर? तो सर जैसे नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करूं तो मुझे दोबारा से CUT से जी, स्टार्ट करना पड़ेगा? फिर से पेपर दीजिए। ओके सर। ठीक है, अगर आप इस बात को ऐसे लेती हैं तो। अदरवाइज अगर आपको पेपर जून जुलाई में हो जाता है, जो कि मुझे लगता है हो जाना चाहिए, अगर बैकलॉग वगैरह है, अगर वो करवा देती है यूनिवर्सिटी तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट देर से आएगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपका डिग्री कंप्लीट नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, एज सिंपल एज दैट। ओके सर। ठीक है, उसको ऐसे मत करिए कि मैं अपेयरिंग में, तुम कैसे अपेयरिंग में हो भाई? तुम एक सब्जेक्ट में, देखिए सिंपल सा इसलिए मैंने कहा एकदम लेमैन लैंग्वेज समझ लो, उस सब्जेक्ट में तुम्हारा एब्सेंट लगा हुआ है मतलब तुम उस सब्जेक्ट में फेल हो। हाँ जी ठीक है, उसका अभी पेपर हुआ नहीं है, जब पेपर नहीं हुआ तो डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है। सर जैसे मैंने काफी लोगों से डिस्कस किया इस बारे में, मत करिए तो डिस्कस। उन्होंने उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, उन लोगों ने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है क्या, ऐसा कुछ उन्होंने जीवन में कि आपने डिस्कस किया तो बता रहे हैं? जी
खुद सोच के देखिए वो लोग कैसे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग, बताइए जरा। कि आप कॉलेज में जाओ और जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो आप उनसे बात करके देखो। हाँ, वो क्या करेंगे, 100 रुपया दे दो हमको, कर दे रहे हैं तुम्हारा। तो सर वो कुछ मतलब वर्थ इट नहीं है। नहीं मतलब आप खुद सोचिए, लोग ऐसे ही सजेशन देते हैं फालतू टाइप का कि अच्छा तुम काउंसलिंग में जाओ, एक बार वहाँ होगा। अरे भाई नहीं यार, देखो इस बात को समझो कि तुम्हारी डिग्री नहीं कंप्लीट है ना अनीता। इट्स नॉट अबाउट इट कि तुम्हारा वो अगर रिजल्ट नहीं बना है तो तुम्हारी डिग्री नहीं देगी तुमको यूनिवर्सिटी, तुम्हारा कॉन्वोकेशन इन्विटेशन ही नहीं रहेगा। जी। तो तुमको डिग्री देनी है ना, अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करोगी ना तो तुमसे पूछा जाएगा ना डिग्री कहाँ है, हाँ जी। तो तुमको खुद ही बोलना पड़ेगा मेरा क्लियर नहीं है। ओके सर। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तुम्हारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है ना, क्योंकि तुमको यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं देगी। मैं मान लिया तुम प्रोविजनल दे रही हो, मान लिया कि तुम क्वालिफाइंग ईयर में हो, ठीक है, सो व्हाट, तुमको डिग्री तो मांगा जाएगा ना, तो डिग्री तुम्हारी तो तुमको तो डिग्री मिलेगी ही नहीं। ठीक है, और बाकी ये आपकी इच्छा है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, जी। मैं आपकी जगह होता तो मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करता, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाता, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग हो सकता है उसका पेपर जून जुलाई में हो गया। अगर हो गया ना अचानक से, जी। तो फिर आपके लिए मैटर करेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हो कि नहीं किए हो। तो मैं रहता तो अप्लाई करता, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता और जाता डॉक्यूमेंट लेके, क्योंकि अगर बैकलॉग का पेपर अचानक से कोई नोटिस आ गया, कुछ हो गया, जून जुलाई में हो गया, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे वही चीज़ के लिए। ओके सर। ठीक है, बाकी अपना कॉलेज से लड़ाई लड़ते रहिए कि एब्सेंट क्यों लगाया उन लोगों ने। जी सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। वेलकम टू तरन्नुम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तरन्नुम जी। सर मेरा जो पेपर है वो COQP 05 का है आप लैंग्वेज में और मेरे स्कोर जो है वो 156 है। तो सर DU या फिर BHU में है पॉसिबिलिटी? नहीं, मुश्किल है, जनरल कैटेगरी से मुश्किल है लैंग्वेज में। और सर BHU में भी? BHU में भी मुश्किल है, BHU में कटा हुआ ऊपर जाता है। यस सर। तो फिर सर जब DU का CSAS का फॉर्म निकलेगा तो फिर मुझे फिल नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला फिल नहीं करना चाहिए। ये आप कैसे डिसाइड कर रही हैं कि नहीं फिल करना चाहिए? ओके सर, फिल कर दूँगी। ठीक है, फिल करिए। ठीक है, बाकी आप अपना मुझे आंसर की भेज दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आंसर की जो भी आपका है। ओके सर। ठीक है ओके सर, सर। लगे आप उसे सेंड कर दीजिए। ओके, देन वेलकम टू आरती कुमारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आरती जी, बताइए। सर मैंने लैंग्वेज का पेपर दिया था जिसमें मेरा 124 स्कोर है और मुझे ड्यू में एडमिशन लेना था, बट आपके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? नहीं, आपको मेरे हिसाब से क्या नहीं मिलना चाहिए, अब वो उतना नंबर पे नहीं होगा, सिंपल सा बात है। फिर से पढ़ के दीजिए भाई, 100 नंबर पीछे चल रहे हैं। तो सर प्राइवेट कॉलेज से एक्चुअली कोई एडमिशन का प्रोसेस, मतलब मुझे दिल्ली से ही करना था, एक्चुअली मैं यहीं पे रहती हूँ और तो थोड़े IP का फॉर्म फिल बच्चे करिए भी फिर। छोटे हैं। IP का फॉर्म फिल करिए फिर। यस सर। और मतलब कोई भी CUT ऐसा के बच्चा थ्रू है जैसे जिसको दिल्ली में किसी प्राइवेट संस्था से B.Ed करना है, तो उसका उपाय सिर्फ एक ही है, IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करिए। दिल्ली में सारे कॉलेज IP से रिलेटेड है? हाँ, क्योंकि जो भी DU में कॉलेजेस हैं, गिनती के 1-2 कॉलेजेस हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और वो केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और सर जनरल का पेपर भी दिया था जो 03 का पेपर था, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब हरियाणा यूनिवर्सिटी जैसे काउंसलिंग कितना कराओ मार्क्स तो बन फिर रहा है? सही रहेगा? कितना मार्क्स बन रहा है? सर उसमें भी काफी कम है, अरे मार्क्स बताइए ना, कम क्या होता है? हाँ 108। ठीक है, हाँ तो तो फिर मैंने फॉर्म सोचा फिल था करिए। कि हरियाणा के लिए अप्लाई, जैसे बताते हैं कि वहाँ थोड़ा कम में भी हो जाता है एडमिशन। तो करिए अप्लाई, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो सर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस फॉर्म फिल करिए, बिल्कुल करिए।
ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। देखिए सभी लोग एक बात ये समझिए, देखो बहुत से लोग होता है कि अपना स्कोर कार्ड बताते समय सोच रहे हैं कि अच्छा हम कैसे बताएं सर मेरा कम स्कोर है, ये है वो है। अरे भाई मैं झटपटुआ टाइप वाला टीचर नहीं हूँ, मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ, परमार्थ पा चुका हूँ इस काम में, ठीक है। तो तुम्हारे अगर -10 भी आ रहे हैं तो भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, 15 भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 107 आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 115 आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस बेसिस पर जज नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मेरे किसी स्टूडेंट का कम नंबर आता है तो मेरा सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि मैं उसको ये बताऊं कि भाई तुम कैसे अपना काम करो कि या तुम्हारा नंबर ज़्यादा आए या तुम फ्यूचर में कैसे अपना करियर प्लान बनाओ, ठीक है। भाई मैं करियर से रिलेटेड, एडुकेशन से रिलेटेड, मैं उस चीज़ का डॉक्टर हूँ, तो मेरा काम ये नहीं है कि अच्छा वो हाथ दर्द कर रहा हो भाई, दोनों हाथ दर्द कर रहा, हाँ 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 हाँ, तो मैं बैठ के तेरे पे हंस रहा हूँ भाई। मेरा काम ये है उसको ये बताना कि भाई इसको कोई दिक्कत ना हो, किसी को पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, हाँ भाई तुम ये ध्यान दो, ठीक है। मैं इस बेसिस पे इवैल्यूएट कर रहा हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका 207 नंबर आ रहा है, 215 नंबर आ रहा है, मैं इस बात पे कहीं से इवैल्यूएट नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप टॉपर हो, आपका एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप सिर्फ स्कोर बताइए, उस पर चर्चा करिए और अपने स्कोर को लेकर मुखर रहिए कि सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है, कोई मैं यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकता हूँ। क्योंकि अगर नहीं फिल कर सकता हूँ तो फिर मुझे देखना होगा कि आने वाले समय में मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, मुझे कैसे अगली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। इस बेसिस पर मैं आपको कहीं से लेकर जज नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये काम ही नहीं है। क्योंकि मेरा काम सिर्फ ये है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं सिखाऊं कि कैसे आप करो, ना कि तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुमको मैं बैठ के हंसूँ या तुमको मैं कमज़ोर समझूँ या मजाक बनाऊँ, ठीक है। इट्स जस्ट कि आप उस पर फोकस नहीं हो, प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। कोई भी बच्चा किसी एग्ज़ाम को लेकर फोकस्ड है, सब कुछ समझ रहा है और 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल कर रहा है तो उसका कहीं ना तो कहीं एडमिशन हो जाता है। ये बात बस आपके जागरूकता तक ही रुकी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको कहीं से इवैल्यूएट नहीं कर रहा हूँ इस तरह से, और मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि प्लीज़ आप भी अपने आप को इस तरह से इवैल्यूएट मत करिए। और लास्ट चीज़, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं सर मेरा तो इतना ही स्कोर आ रहा है तो सर हमको क्या इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना चाहिए। अरे भाई तुम्हारा स्कोर चाहे जो भी आ रहा है तुमको फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि तुमको ये नहीं पता है कितने लोग तुम्हारे सब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फॉर्म को फिल करने वाले हैं। क्या पता इस साल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करने वाले लोग ही कम हों। तुम इस बात पर खुद को क्यों इवैल्यूएट कर रहे हो? तुम्हारा काम है फॉर्म फिल करना। कल को यूनिवर्सिटी जब फॉर्म फिल करती है तो तुम चुपचाप फॉर्म फिल करो, उनके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। एडमिशन होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, क्योंकि आपको फिर बहुत कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। आप इस बेसिस पर इवैल्यूएट मत करिए अरे सर मेरे तो 108 नंबर ही आ रहे हैं तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भरूं कि ना भरूं। अभी क्या पता 107 नंबर या 108 नंबर पर ही आके कट ऑफ क्लोज हो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तो तुम्हारे लिए तभी क्रिएट होगी ना जब तुम पहले ऑप्शन क्रिएट करोगे। तो पहले तो तुम ऑप्शन क्रिएट करो कि फॉर्म को फिल करो। सर मेरा 156 नंबर ही आ रहा है, सर मैं तो लैंग्वेज से हूँ तो क्या मुझे DU का फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं फिल करना चाहिए? अरे बिल्कुल फिल करना चाहिए, क्यों नहीं फिल कर रहे हो भाई? ठीक है, आप खुद को लेकर इतने जजमेंटल क्यों हो रहे हो? और अगर फिल करने के बाद नहीं हो रहा है तो भाई तुम सोचो कि आगे करियर में कैसे प्लान करना है, आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, एंड यही रीज़न है कि मैं स्टूडेंट्स को बार बार ये बात भी कहता हूँ कि अगर 2 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम 6 एग्ज़ाम देने के बाद करियर में आपको ये महसूस होता है कि यार मेरा नहीं हो पाता है सिलेक्शन, मैं नहीं सेलेक्ट हो पा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव में, एंट्रेंस में, तो 6 महीने साल भर तैयारी करके देख लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि ज़िंदगी में कोई दूसरा मार्ग चुनिए कामयाब होने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि हर आदमी तैयारी करके किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा फिर सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल करेगा तभी वही सक्सेस का पैमाना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा ना उस पर भी आपको मैच्योरिटी अचीव करने की ज़रूरत है। अदरवाइज तुमको यही लगेगा कि अरे यार चलो यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, इसमें नहीं हुआ, एक तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस में नहीं हो रहा है, फिर लड़के से पूछो क्या तो UPSC का तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं। अबे नॉर्मल तुम्हारा B.Ed के एंट्रेंस में नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो तो फिर कैसे तुम SSC UPSC से क्वालिफाई करोगे? ये पैरामीटर कंपैरिजन का गलत है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें 1-2% एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए कितना परसेंट ऐसा हुआ है कि 1-2% जहाँ पर एक्सेप्शन हो कामयाबी का, उस 1-2% एक्सेप्शन में आप हैं सेलेक्टेड लिस्ट में, ठीक है। बाय एंड लार्ज तो आप इस बात को समझो ही कि अगर मेरा नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है तो मुझे करियर में क्या चीज़ आगे करना है, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी, हाउ यू आर गोइंग टू अर्न।
थोड़ा इन सब चीज़ों पर आपको अपना टेम्परामेंट इम्प्रूव करने की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। ओके, खैर देन आई कम टू अमरजीत कुमार, देन आई कम टू अश्विनी जी। अमरजीत, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा सर? सभी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग टाइम पर रिलीज़ होता है और अलग अलग टाइम पर होता है अमरजीत। नहीं, जैसे स्कोर कार्ड आने के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होगा या फिर अभी किसी का स्टार्ट हो स्कोर चुका कार्ड है? आने के बाद ही मोस्ट प्रोबेबली शुरू होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्म फिल करना है उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहिए और वहाँ देखते रहिए कि उनका फॉर्म रिलीज़ हुआ है कि नहीं। अगर उनका फॉर्म रिलीज़ होगा तो वो आपका खुद ही CUET के रोल नंबर से आपका स्कोर कार्ड वो लोग उठा लेंगे, ठीक है, जब भी रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि पहले CUET का स्कोर कार्ड आएगा तभी फॉर्म रिलीज़ होगा। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म रिलीज़ कर दी हो, आप जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का आप जाइए वेबसाइट पर चेक करते रहिए डिटेल, ठीक है। ओके सर। ओके, देन आई कम टू अश्विनी कुमार। नमस्ते सर। नमस्कार अश्विनी जी, बताइए। सर बीएड मैथ्स में वो COQP 07 जी सर 179 मार्क्स है, तो BHU या DU एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? यार मैथ में मुश्किल है, मैथ में मुश्किल है, ठीक है। सर लास्ट राउंड तक वेट करें तो फिर मुश्किल है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका पता है मैथ में कितना बन रहा है? 276 नंबर, 276, 300 में। मैं उससे बात नहीं कर पाया, उसने मेल लिख के भेजा है, उसने डेली बैट्स के ऐप में डायरेक्टली COQP 07 का कोर्स ले रखा था, तो उसके इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो मुझे तो लगता है मुश्किल है, बट आपको फिर भी फॉर्म फिल करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। ठीक सर। बाकी अपना आप मुझे क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा आंसर की, ठीक है, मैं एक बार देख भी लूँगा, ठीक है। ओके सर। लगे हाथ व्हाट्सएप कर दीजिए आप डेली बैट्स के ऑफिशियल नंबर पे। ओके, देन आई कम टू एनम सैफी। हेलो सर। जी एनम, हेलो जी, बताइए। सर मैंने ये करा था, COPC 04 किया था, जी जी 184 आ रहा है मेरे, जी। तो DU में तो पॉसिबिलिटी नहीं है मुझे लगता है। नहीं, प्रोबेबिलिटी है, मुझे तो लगता है, हो जाएगा। मुझे तो लगता है प्रोबेबिलिटी है, बस मैं कुछ ज्योतिष से नहीं हूँ, अच्छा। प्रोबेबिलिटी तो है। हाँ, और सर मुझे एक और आप डेली बैट्स की क्लास में हैं? कितनी JMI हैं का सर? भी दे दूँ? हाँ जी, हाँ जी। बैच 1 में थी आप, ये बैच 2? हाँ, मैं बैच 2 में थी। अच्छा, बैच 2 में थी, ठीक है। नहीं, सही स्कोर है, प्रोबेबिलिटी है आपके होने की। और सर मैं ना JMI का भी कर रही हूँ, उसकी तैयारी में साथ साथ कर ही रही हूँ अभी। मुझे बस आपसे ये पूछना था कि जो करंट अफेयर्स है मैं कहाँ से करूँ? आपने जामिया का मेंबरशिप ले रखा है क्या? हाँ। देखा जाएगा, उसमें शायद करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू अनम। ओके, यस, एनीवन एल्स, एनी डाउट? जस्ट रेज योर हैंड। यस सर, आई हैव। हैंड रेज करना। यस प्रतिभा। प्रतिभा, यू आर नॉट ऑडिबल। जी प्रतिभा। हेलो सर। जी प्रतिभा, बताइए। हाँ हाँ हेलो, मुझे सर ये पूछना है कि मतलब इस साल 2025 में, मतलब मेरा अलग क्वेश्चन है, सर CUET वाला मेरा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, तो मैं BEd करूँ इस साल कि BTC करूँ, मतलब क्या करना बेटर है? क्या कर रखा है आपने? मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखा है, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं RO की UP RO की तैयारी कर रही हूँ, यूपी में जो वैकेंसी RO की आती है वो। ठीक है, आप यूपी से हैं? यस सर। तो BTC करिए, बेहतर रहेगा। अच्छा, BTC करना बेहतर रहेगा, क्योंकि नौकरी मतलब मेन ये होता है कि जल्दी लग जाए, जॉब भी जल्दी चाहिए, और इसकी इसमें BEd हटा दिया है प्राइमरी वाले में, तो वैकेंसी भी कहाँ आ रही है इस समय।
तो मत करिए। सर कुछ तो बैकअप होना चाहिए ना। तो कर लीजिए। मतलब वही पूछ रहा था सर क्या करना बेटर है, मतलब बीटीसी बेटर तो है। मैंने तो बोला बीटीसी कर लीजिए। अब आप कह रही हैं वैकेंसी भी नहीं आ ओके रहा है, अब आप इतना चाह रही हैं कि इतना आसान हो जाए कि हम बीटीसी करें उधर हमारी नौकरी आ जाए, ठीक है। तो भाई ऐसे तो यस होगा नहीं। अब आपका जीवन का पूरा पैमाना ही यही है कि सरकारी नौकरी में होगा तभी मेरा वो होगा हिसाब किताब। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अगर नहीं होगा तो प्राइवेट भी करूंगी, ऐसा नहीं है। मतलब क्या तो प्राइवेट कर, मतलब बीटीसी करके प्राइवेट में भी अच्छा खासा हो जाता है ना। नेक्स्ट कैंडिडेट सुमित, सुमित कुमार। यस सर, जी मेरा सर। क्वेश्चन था जी बताइए। कि सर अभी जैसे मैं लास्ट ईयर में हूँ ग्रेजुएशन के, जी लास्ट जी। सेमेस्टर चल रहा है मेरा 6। हाँ, तो ये जो बीएड के फॉर्म होते हैं पर्ची में भर सकते हैं ना? यस यस भर सकते हैं आप। अच्छा, कौन कौन से होते हैं बीएड के? जैसे अभी दिल्ली का है, इग्नू का है, जामिया का है, और कौन कौन से होते हैं? डेली बाइट से यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है सुमित। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, जैसे तैयारी करनी है बीएड की, जैसे एंट्रेंस एग्जाम में तो 5 कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा? क्या क्या बेस्ट रहेगा? एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं जैसे बीएड की, तो कहाँ से बेस्ट रहेगा करना? डेली बाइट से। ठीक अच्छा ठीक सर, एक आउट ऑफ क्वेश्चन था मेरा। मतलब अभी जैसे मैंने ना एक सेकंड, सारे मतलब सेमेस्टर बाकी के लोग देखिए, मैं ये सेशन मैं इतनी रात में कंडक्ट कर रहा हूँ क्या क्या क्वेरी सुलझाने के लिए। बीएड का तैयारी करना कहाँ से बेस्ट रहेगा? अरे डेली बाइट से पूछोगे तो मैं क्या कहूँगा भाई, ठीक है। सर सर एक क्वेश्चन था आउट ऑफ इस पे, जी जी बताइए। बीएड से नहीं है। हाँ जैसे मैंने अभी सारे सेमेस्टर में अच्छे नंबर मेरे 7+ सीजीपीए सर। जी मुबारक हो। अभी हाँ फिफ्थ सेमेस्टर में, हाँ फिफ्थ सेमेस्टर में मेरे एक एग्जाम था, तो बहुत दूसरा एग्जाम क्रैश हो गया था, तो मैंने दूसरा एग्जाम दे दिया, तो उसमें मेरे ईआर आ गए फिफ्थ सेमेस्टर में। तो वो एग्जाम कब होगा फिर? अब यार ये तो तुम किस यूनिवर्सिटी में हो, कब होगा उसका बैकलॉग का पेपर? अपने कॉलेज में पूछिए ना। सर एसओएल है, एसओएल। हाँ तो एसओएल में टाइम लगता है। अपनी जब एसओएल में जाइएगा नॉर्थ कैंपस में डीयू के ऑफिस में, तो पूछ लीजिएगा कब कराएंगे पेपर आप लोग। सर ये हो जाता है ना कि 3 साल की डिग्री है, फिफ्थ सेमेस्टर में आई है, तो फिर 1 साल लंबा ना खींच दे। हाँ तो अब ये तो वो लोग सुलझाएंगे ना। वो आपके पास कोई नॉलेज होती तो कोई नॉलेज, इसीलिए पूछ रहा था। अरे हम लोग उसमें क्या कहेंगे, डिग्री तो उनको देना है ना जिस यूनिवर्सिटी में। वैसे हो जाता है एग्जाम उसी साल? यार हो तो जाता है, लेकिन एसओएल में रिजल्ट बहुत देर से आता है। सिक्स सेमेस्टर में हो जाते हैं रिजल्ट? ठीक है, तो रिजल्ट देर से क्योंकि आता मेरी है तो अभी फिफ्थ में आई है मेरी ईयर, तो सिक्स्थ में हो जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली यस हो जाना चाहिए। एक सेमेस्टर छोड़ के होते हैं ना इसके एग्जाम? जैसे जी फर्स्ट में आती है तो आपकी थर्ड में होते हैं। जी, थर्ड में नहीं होता, बेसिकली 1 साल बाद हो गया एक तरह से। हाँ 1 साल बाद। जी। तो अभी वही साल चल रहा है, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर 1 साल में ही आते हैं। हाँ तो अगर ठीक हो है, जाए इसके तो लिए बेस्ट जाके अपनी रहेगा। यूनिवर्सिटी में बात करिए भाई, ठीक है, कि पेपर कब होगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी ओके सर, थैंक ठीक है। यू। हाँ थैंक यू जी। नरगिस। सर मैंने ना अपनी आंसर की चेक नहीं की थी और ठीक मुझे है। स्कोर कार्ड भी नहीं पता, और मैं अब चेक कर रही हूँ तो सर मुझे शो नहीं हो रही है मेरी उस नहीं नहीं, पर। अब नहीं देख सकती नरगिस, अगर पहले नहीं चेक किया तो अब नहीं देख सकती हो। तो सर अब कब आएगा अब स्कोर नहीं कार्ड? आएगा, अब हो गया, अब हफ्ते भर में आ जाएगा स्कोर कार्ड। अब ओके सर। ठीक है। हाँ यस तरन्नुम। सर मैं वो पूछ रही थी, जो मुझे क्वेश्चन पेपर भेजना है जिस पर हैंडलर मैम को मैं टेक्स्ट करती हूँ, हाँ उसी आप पर भेज दीजिए, भेज। डेली बैट से किसी भी नंबर पे भेज दीजिए, वो आ जाएगा मेरे तक। ओके सर। ठीक है। हाँ यस डिम्पी पांचाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डिम्पी जी, बताइए। सर मैंने सीयूईटी का 04 और 03 का पेपर दिया है सर। ठीक तो है। मेरे 03 में 1 to 4 आए हैं उसमें स्कोर सर। ठीक है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने टारगेट रखा था, तो उसमें सर मेरा काउंसलिंग सेशन ये मैं कर सकती हूँ फिर उसमें? भर सकती हैं, आपके ऊपर है। और सर मैंने आईपी का भी भरा है, पेपर देने के लिए फॉर्म भरा था मैंने सर। 04 में कितना स्कोर है आपका? सर उसमें मेरे 85 है। अच्छा ठीक है। बाकी क्या कह रही हैं?
सर मैंने आईपी का भी फॉर्म भर दिया था, तो उसका पेपर भी होने वाला है। तो सर उसमें मुझे पूछना था कि एक मेरी फ्रेंड थी, उसने भरा था, तो वो बता रहे थे कि पिछले साल बीएड में तो उन्होंने लास्ट में जब उनका सब कुछ अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो उन्होंने डिग्री की वजह से उनको वहाँ से कैंसिल कर दिया था। तो सर ऐसा कुछ है, ये पूछना था आपसे। वो तो अपने फ्रेंड से पूछिए आप। तो उनका तो सर नहीं हुआ था फिर इसी वजह से। तो तुम भी मत भरो, मत दो पेपर। नहीं सर मैं तो करूँगी, मैंने तो सब कुछ तैयारी भी कर ली जब है तुमको अपनी। क्लैरिटी है कि तैयारी कर रही हो और देना है पेपर, तो फिर पेपर दो। नहीं मैं तो सर दूंगी पेपर, और उस दोस्त से देख दोस्ती तोड़ सकते दो। आप। और बाकी सर मेरा बाकी उस फिफ्थ दोस्त से सेमेस्टर, दोस्ती तोड़ दीजिए, ठीक है। सर वो मेरा फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया अभी तो। देखिए 85 नंबर है ना, आप कोशिश करिए कि कम से कम आपके दोस्त ऐसे हों जिनका 185 नंबर आता हो, थोड़ा इससे थोड़ा आपका लेवल अपग्रेड होगा। हाँ जी सर। ठीक है जी। बाकी क्या कह रही हैं? सर मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी अभी। आप आईपी के रिगार्डिंग कुछ कह रही थी। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है, आई मूव टू नेक्स्ट कैंडिडेट। बाकी डिम्पी देखो, एज फार एज आपका स्कोर कंसर्न है, आपको श्योरली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट ये स्कोर्स बहुत पुअर हैं, ठीक है। आपको लिटरली बहुत ढंग से प्रिपरेशन की आवश्यकता है, ठीक है। ये जो स्कोर है ना, जो 03, 04, लोग मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये स्कोर देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका आईपी में मार्क्स कितना बैठेगा। कोई बच्चा अपना स्कोर बता रहा है ना, मैं उसके बातचीत से बता दूंगा उसका आईपी में नंबर कितना आएगा, कितने के मोटी मोटा अराउंड आएगा, ठीक है। तो अब फिलहाल जो बातें आप आईपी की रिगार्डिंग कर रही हैं, उस हिसाब से भी आपका लक्षण अभी ठीक नहीं है। तो आईपी के पेपर में अभी कम से कम यहाँ से आपको 13 दिन है। आईपी का पेपर है 10 तारीख को, हाँ जी 10 तारीख को सर। हाँ, तो तब तक थोड़ा ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए कि कुछ आपका नैया पार हो जाए, ठीक है। हाँ जी सर, मैं वो कह रही थी कि जैसे कि अभी मुझे ना ये साल वेस्ट नहीं करना, तो मुझे अगर मैं डिस्टेंस से करना चाहूँ बीएड एमडीयू से, तो मैं कर सकती हूँ फिर? कर लीजिए। लेकिन सर मेरा मानना ये है कि ये जो कोर्स है बीएड और टीचिंग के जितने भी, वो प्रैक्टिकल जितने वो ज़्यादा अच्छा रहता है। डिस्टेंस से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, क्योंकि हमें वो चीज़ पढ़ानी है आगे जाके बच्चों को। जब तुम ऐसा तो मानती मेरा हो तो मत करो। सर मेरा यही मानना है, और मैं इसलिए ही नहीं करना चाहती वहाँ से। जब तुम ऐसा मानती हो तो मत करो, ठीक है। जब आप ऐसा मानती हो तो मत करिए। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको करियर में क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा मानती हो तो मत करिए, ठीक है डिम्पी। थैंक यू। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स, आईपी का पेपर 10th ऑफ मई को शेड्यूल्ड है। जैसा कि मैंने पास्ट में बहुत सारे अपने मीटिंग और सेशन में बोल रखा था कि 7 to 8 मई के अराउंड आप लोगों को आईपी का पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो 10th मई को बेसिकली आईपी का पेपर है। एंड मैं एक टेंटेटिव डेट दे दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पता होगा कि डेली बाइट्स का सेमिनार मीट होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 11th मई का ही डेट है। अभी तक टेंटेटिव डेट है, फाइनल डेट एक हफ्ते पहले हम लोग अनाउंस करेंगे। वैसे 11th मई को ही डेली बाइट्स का सेमिनार मीट है, जो कि दिल्ली में कंडक्ट होगा, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन एंड फ्री होता है, तो यू ऑल आर ऑल्सो इन्वाइटेड ओवर देयर। तो जब भी इसका शेड्यूल रिलीज होगा तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। वेलकम टू आदित्य सिंह। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो गाइड किया अभी आधे घंटे पहले। सर मेरी बस एक क्वेरी थी रिलेटेड टू कि सर मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, और सर जैसे मेरे स्कोर 158 के आसपास है, तो मैंने आपसे कहा था पटना या कश्मीर में होगा, तो आपने कहा ठीक है हो जाएगा। तो सर जैसे मैं पटना यूनिवर्सिटी को मैंने टारगेट किया है, सर क्या मुझे वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी या फिर क्या? यार पीयू का मैं नहीं कह सकता हूँ, कश्मीर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का हो सकता है, पटना यूनिवर्सिटी का मैं नहीं कह सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा कितने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है आदित्य। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है। एंड बाकी का जैसे कोई पूछ रहा था कि सर मैं एमडीयू से भर लूँ या डिस्टेंस से भर लूँ। देखो यार, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि बीएड ना डिस्टेंस वगैरह से नहीं होता है, ठीक है। अगर कहीं पर बीएड डिस्टेंस से होता है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
नॉर्मल बीएड से टोटली अलग होता है। ठीक है, डिस्टेंस से बीएड करने से पहले आपका फेस टू फेस मोड में टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, आपके पास डीएलएड वगैरह का डिग्री होना चाहिए पहले से, तभी आप डिस्टेंस से बीएड कर सकते हो बेसिकली। लेकिन अभी जैसे कि थोड़ा देर पहले भी किसी ने बोला कि सर हम डिस्टेंस से बीएड कर लें, तो बेसिकली वो डिस्टेंस से बीएड के रिगार्डिंग नहीं बात कर रही है। वो ये कह रही है कि सो कॉल्ड हरियाणा में या यूपी में कोई एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर हम कुछ पैसा दे देंगे तो वो लोग करेंगे क्या, मेरा अटेंडेंस मार्क कर देंगे, हमको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। कुछ पैसा दे देंगे तो मेरा असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, कुछ पैसा दे देंगे तो मेरा एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर देंगे और हम सीधा जाएंगे एग्ज़ाम देने और हमको डिग्री मिल जाएगा। तो उसको डिस्टेंस से नहीं कहते हैं, उसको फर्जीवाड़ा कहते हैं। ठीक है कि भाई घर बैठे हुए हो, किसी कॉलेज को पैसा दे रहे हो, वो तुम्हारा अटेंडेंस मार्क कर दे रहा है, वो तुमको कल को सीधे एग्ज़ाम में बैठा दे रहा है, तो उसको डिस्टेंस से मत बोलिए। वो डिग्री तो रेगुलर की ही है। ठीक है, और आप अपनी बात को स्वयं काट रहे हो। देखो अब समस्या क्या है, विडंबना क्या है, एक तो तुम्हारा हो नहीं रहा है, एक तो तुम्हारा स्कोर कम है, ऊपर से बातें क्या ऊंची ऊंची हैं कि हम अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हम क्या करें ईयर बचाने के लिए, तो भैया चलते हैं एमडीयू में और फलाना ढिकाना जगह पर एडमिशन ले लेते हैं, और फिर उस बात को काट भी रहे हैं खुद ही कि सर लेकिन हमने सुना है ऐसी यूनिवर्सिटी से करने का क्या फ़ायदा जब कुछ सिखा नहीं रहे हैं। अभी जब तुमको इतनी बात समझ में ही आ रही है कुछ सिखा नहीं रहे हैं तब तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि जब तुमको ये बात समझ में आ चुकी है। और दूसरा चीज़, उससे भी ऊपर की बात, तुम पहले अपना स्कोर कार्ड देखो। तुम्हारा स्कोर कार्ड देख के अगर ये पता चलता है कि तुम्हारे नंबर इतने कम आ रहे हैं तो तुमको पहले चुपचाप बैठ के साल भर तैयारी करना चाहिए। चाहे घर वाले बोले बेटा तुम्हारा शादी करा देंगे अगले साल, ये करवा देंगे, नौकरी करो, चाहे ये करो, अरे भाई तुम्हारा स्कोर ही नहीं है, तुम्हारा नॉलेज का भी लेवल ही नहीं है। तुमको अभी यही नहीं पता है कि तुमको क्या नहीं पता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्ञान अर्जित करते जाते हो उतना ही ज़्यादा आपको पता चलता है कि आप कितने अज्ञानी हो। होता है ना, बोलते थोथा चना बाजे घना, जिसको जितना कम ज्ञान रहेगा उतना ही ज़्यादा पता चलेगा उसको। तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको तो खुद जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाते हो ना, उनको तो ये रियलाइज होते जाता है कि अभी कितना कुछ है पढ़ने के लिए, कितना कुछ है देखने के लिए। ठीक है, कितना कुछ है जो आदमी कर सकता है। ठीक है, तो उसको तो अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शन ही दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सेशंस में होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि सर कैसे आप थ्रू आउट सस्टेन्ड वे में मोटिवेटेड रहते हो। मैं कहता हूँ नहीं, मैं सस्टेन्ड वे में मोटिवेटेड नहीं रहता हूँ, बस टाइम टू टाइम में अपना गोल और टारगेट आदमी रिवाइज करते रहता है। बाकी कोई मेरे जैसे व्यक्ति से पूछेगा तो मुझे तो करियर में इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं और मुझे तो दिखता है कि इतना सारा कुछ है करने के लिए, इतने सारे तरीके हैं पैसा कमाने के लिए। सही तरीके से बता रहा हूँ, जहाँ एक आदमी जेन्युइन तरीके से 6 महीना कोई स्किल सीख कर आदमी 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा सकता है, कुछ नहीं, वो भी बहुत आराम से। ठीक है, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि कोई उन सब स्किल्स पर काम वाम नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई उतना रिस्क लेकर ट्राई नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो और लोगों को होता है कि पहले हमको प्रूवन एग्जाम्पल चाहिए तब जाके होगा। तुम खुद सोचो ना, कोई कॉलेज तुमको पैसा लेकर डिग्री दे देता है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको कोई नौकरी देगा? ठीक है, और कोई नौकरी दे भी देगा तो 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी देगा, उसके बाद तुमको आगे कैसे काम करोगे? क्योंकि शुरुआती दिनों में मन बहलाने के लिए ठीक है कि 15-20 हज़ार रुपये मिल रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद तो आपको मिनिमम 40-50 हज़ार रुपये तो मिनिमम मिलना चाहिए, नहीं तो उससे कम तो भाई क्या ही कर रहे हो फिर। ठीक है, तो उस पर थोड़ा उसी हिसाब से स्टेप भी लेना होता है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर मैं ईयर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अभी ईयर तो तब वेस्ट होगा जब तुम वेस्ट करोगे। ईयर तो तब भी वेस्ट होगा जब तुम किसी ऐसे फर्जी कॉलेज से जाके बीएड का डिग्री ले लो और तुमको आता कुछ नहीं है, तब तो तुमने पैसा और ईयर दोनों वेस्ट किया। ईयर तो तब भी वेस्ट हो रहा था जब तुम अपने ग्रेजुएशन में बैठे थे और पढ़ाई करने के बाद बाकी की सारी चीज़ों में या कुछ भी स्किल या कुछ भी ढंग का सीखने के बजाय तुम इधर उधर चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो डिग्री के नाम पर तभी तो ईयर वेस्ट हो रहा था। ईयर वेस्ट तभी होता है जब आप उसको वेस्ट कर रहे होते हो। अगर आप उस दौरान प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ स्किल सीख रहे हो, कोई नया हुनर सीख रहे हो जिससे तुमको आने वाले समय में रोजगार मिल सकता है, जिससे आने वाले समय में तुम एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिससे तुम कोई बिजनेस कर सकते हो, जिससे तुम कोई जॉब कर सकते हो, ठीक है, तो वो वेस्ट थोड़ी ना है, वो तो तुम लर्निंग कर रहे हो। उस समय तुम शांति से बैठ के तुम लर्निंग कर रहे हो, उसमें तुम सारा कुछ सीख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तब आप उस तरीके से जब देखोगे तब होगा। जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो बहुत सारे लोग कहते थे क्यों डिस्टेंस से कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये वो। अरे भाई उस समय मैं बहुत सारे स्किल्स सीख रहा था। उन स्किल्स को सीखने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं
अगर मुझे कोई सरकारी नौकरी मिला जिसमें मुझे 50,000 70,000 रुपये सैलरी दे रहे थे, तो वो छोड़कर मैंने 5 करोड़ 7 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी सिर्फ उस स्किल से। ठीक है, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। वो टाइम मतलब अगर आपको बात समझ में आ रही है तो उस पर फिर गेम भी खेलिए सही तरीके से। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आप उसको एज अपॉर्चुनिटी लेते हो या फिर आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप काम करना शुरू करते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा उन नज़रिए से सोचिए तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। खैर, आई कम टू हर्षित भारद्वाज जी। हर्षित, क्विक। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सो मेरा क्वेश्चन डिफरेंस है। तो मैंने एग्जाम दिए UQP 03 के जिसमें 218 मार्क्स एंड UQP 4 जिसमें 199 मार्क्स आए। जी जी। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है दैट मैं मतलब मेरे ग्रेजुएशन 23 पास आउट हूँ मैं। ठीक है। एंड टाइम के साथ मतलब मैंने इधर अप्लाई किया था कुछ ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मीन्स जो यूट्यूब पे ये CVT के अनाउंस कराते हैं, तो उन्होंने बोला था आप हमारे यहाँ आके पढ़ा सकते हो, क्योंकि मेरा 2 साल हो चुका है एक ही चीज की पढ़ाई करते हुए। तो उन्होंने मुझे बोला बट आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए CVT में। तो जब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने मार्क्स, तो पिछले साल जो CVT में टॉपर आए थे COQP 04 में, आपकी 198 था शायद, 198। बट आपने ये भी बोला दैट एक्सेप्शनल पेपर था पिछली बार का, एंड आपने इस बार का शायद क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, क्योंकि आपने किसी को भी बोला है व्हाट्सएप पे भेज दे वो सब क्वेश्चन पेपर। सर बट मतलब मैंने तो दोनों का देखा है, तो सर मैं जैसे मैं जान पा रहा हूँ इस बार भी 15-16 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे। तो डिफिकल्टी तो ऑफकोर्स मुझे नहीं पता क्योंकि आपने नहीं देखा है वो क्वेश्चन पेपर को। एंड उन्होंने मुझे ये भी बोला है दैट मैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दूंगा, क्योंकि आपने ये भी बोला है दैट जो कॉलेज में आपको स्किल सिखाया जाता है वो जरूरी होता है, आप उसे मींस डिस्कस करके वो स्किल एक्वायर नहीं कर सकते हो। तो सर क्या मतलब मुझे वो करना चाहिए, मींस मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा करके यहाँ भी पढ़ ले, खुद भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेशर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे रहे हैं वो। देखिए देखो हर्षित, कर सकते हो। सबसे पहले तो बात तो आपका स्कोर अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। एंड हर्षित, जैसे आपने कहा कि सर पेपर लास्ट ईयर था तो इस साल भी पूछा था, तो हर्षित इस साल भी पूछा था, तो जब पहली बार पूछा था तो सबके लिए नया था, शॉकर था। हाँ जी। सब लोग पहली बार फेस कर रहे थे वो चीज़। अब अगली बार जब बच्चा पेपर देने गया तो हमारे जैसे टीचर्स उसको बार बार ये बात साल भर से कह रहे हैं। हाँ जी। तो कहीं ना तो कहीं बच्चा उस बात को लेकर मेंटली प्रिपेयर्ड है इस बार। अच्छा। तो वो मेंटल प्रिपरेशन ही खुद ही कट ऑफ बढ़ा देता है भाई। जब पहली बार ऐसा हुआ तो एक तरह से वो दुर्घटना है। यस सर। जब दूसरी बार वो चीज़ हो रहा है तो वो एक नॉर्मल सी घटना है। ठीक है, ये चीज़ है, इस बात को समझिए। तो और रही बात आपका स्कोर, आपका इस स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। बाकी का रही बात, कोई प्लेटफॉर्म आपको जॉब दे रहा है नहीं दे रहा है, किस बेसिस पर दे रहा है, ये टोटली एक सेपरेट मैटर है। हाँ जी। ठीक है, किस तरह के जॉब रोल में रख रहे हैं, क्या चीज़ सिखा रहे हैं, अगर वो डुएबल है और आप कर पा रहे हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग भी इस तरह के स्टूडेंट्स को जॉब देते हैं, लेकिन हम लोग फिर डायरेक्ट फ्रंट रोल पे नहीं देते हैं जॉब। फिर तो भाई बहुत सारा हमारे पास काम है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस तरह के जॉब में आपको रख रहे हैं। सर इस चीज़ के लिए डेली बाइट्स में अप्लाई किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। वो हैंडलर ही देखती है, मैंने देखता हूँ। ठीक है, तो डेली बाइट्स का जो ऑफिशियल मेल है contact@delhibytes.in, आप श्योरली अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। कोई भी बच्चा भेज सकता है अपना रिज्यूमे, प्रोवाइडेड हैंडलर जब इंटरव्यू लें तो वो उस चीज़ को आप क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि हम लोग सीधा स्किल ही चेक करते हैं, हमको ये मतलब नहीं है कि डिग्री उग्री क्या है। हाँ जी सर। ठीक है, मतलब बुनियादी डिग्री चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा सीटेट में पढ़ा रहा है तो हम मान के चलते हैं उसका 120 से ऊपर होना चाहिए। जैसे डेली बाइट्स पर जितने सीटेट के फैकल्टी हैं सबका स्कोर 120 से ऊपर होगा, तभी उस डेली बाइट से पढ़ा रहा होगा। लेकिन वो एक अलग मैटर, लेकिन उसका स्किल होना चाहिए पढ़ाने लायक। ठीक है हर्षद। थैंक यू। थैंक यू। यस सुमित, आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन। ये बिफोर सुमित आई विल कम टू सत्याव्रता सेठी। नमस्ते सर। नमस्कार सत्या जी, बताइए। सर मैं उड़ीसा से हूँ। जी जी बताइए जी, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। जी मेरा 92 स्कोर आ रहा है, पेपर कोड COQ P03। ठीक है। कैटेगरी SC। सर किस यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं सर?
क्या कितना स्कोर आ रहा है आपका? 92 सर। अच्छा, कैटेगरी क्या है? 50 सर। अच्छा अच्छा, ऐसी कैटेगरी है? जी सर। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ यस यस मिल जाएगा। आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ भुवनेश्वर या झारखंड आप फिल करेंगे आपको मिल जाएगा। जी सर ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है। जी जी बताइए। हाँ सर ये सर कॉस्ट ऑफ कितना जाने वाला है, मतलब डीयू बीयू को छोड़कर, और ये तो डिपेंड करता है किस में यूनिवर्सिटी कितना का फॉर्म cost फिल कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है, ठीक है। of- जी जी सर। ठीक है, Thank सभी you. सभी यूनिवर्सिटीज़ का वेरी करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड देखिए मैं सभी अपने सेशंस में ये बात रिपीट करता हूँ एंड वापस से मैं आप लोगों को कहूँगा, देखो यार करियर में ना कोई ईयर वूयर वेस्ट नहीं होता है। ईयर वेस्ट तब होता है जब आप वेस्ट कर रहे होते हो। देखिए यार देयर इज़ ऑलवेज अ लर्निंग, ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज अ लर्निंग, प्रोवाइडेड आप लर्निंग को लर्निंग जैसा लेते हो। तुम्हारे लिए ईयर वेस्ट क्या है? उस ड्यूरेशन के दौरान तुमने कोई डिग्री नहीं किया इसलिए तुम्हारा ईयर वेस्ट हो गया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी वेस्ट हो गई उस ईयर में। ये तो तुम उसको एज अ वेस्ट मान रहे हो, तो एज अ वेस्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं तो बहुत सारे ओपन सेशंस में, नवरात्रि में 9 डे का सेशन हुआ, वहाँ सभी सेशंस में मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि मैं बहुत सारे डिसीजंस लेता हूँ जो कि गलत हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि मैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ, मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हाँ ये मैंने डिसीजन लिया गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार बहुत सारे ऐसे बैचेस होते हैं जो पता चलेगा अनाउंस हो गया डेट, बाद में पता चलेगा उधर यूनिवर्सिटी ने कुछ टाइमलाइन चेंज कर दिया, तो मैं मान लेता हूँ कई बार, क्योंकि जो है मान लो कुछ बच्चे फ़ी दे के ज्वाइन कर लिए, कुछ दे दिए हैं। अब बच्चे तो उस बात को नहीं समझ रहे होते हैं, बच्चे को तो लगता है कि हम पैसा दे दिए मेरा काम नहीं हो रहा है। तो बहुत बार बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं जो गलत हो जाते हैं यार, प्रोवाइडेड कि आप उस डिसीजन को एक्नॉलेज करिए। मेरे से पूछो कि मैं ओपनली एक्नॉलेज कर लूँगा कि हाँ यार ये डिसीजन थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हो गया है, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को ना कंटिन्यूसली इस बात को समझना चाहिए कि ये वेस्ट वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट तो तुम उसको कर रहे हो तब वो वेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखो ना, इमेजिन करो कि कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा सिर्फ 80 मार्क्स बन रहा है, और तुम सोचो कि तुम प्रिपरेशन करके देते हो और अगले साल तुम्हारा 80 से सीधा ग्रोथ हो जाता है 225, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम प्रिपेयर करो भाई फिर, ठीक है। मेरा कहने का सेंस क्या है, आपको सेल्फ लर्निंग पर समय देना होगा, ठीक है, आपको सेल्फ लर्निंग पर समय देना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए समय देना पड़ेगा भाई। और कोई सा भी काम, चाहे वो तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई आप स्किल सीख रहे हो, दोनों पर 6 महीना, साल भर, 1.5 साल जब रगड़ोगे तब जाके होगा। और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो यार, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कामयाबी पढ़ाई से ही मिले, कि आपको उसी में घिसना है। आपको ये भी एहसास हो जाए कि मुझे इसमें घिस के नहीं करना, तो भी कोई बुराई नहीं है, आप वो करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। और नहीं किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है तो ढूंढना शुरू करिए कि तेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है। मेरे को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक कभी एहसास नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। लोग हमसे पूछते थे कि वो करो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता था मेरा इंटरेस्ट तो टाइम पास करने में है, वेलागिरी करने में, फालतूगिरी, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना और ये सब करने में है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आप ढूंढिए भाई, तुमको इंटरेस्ट पे ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ना उस पर आप क्लैरिटी डेवलप करिए। फिर ये सब बीएड एडमिशन ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये तुमको नॉर्मल बस एक करियर का हिस्सा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है एकेडमिक्स है और ये पढ़ाई करना है, मुझे डिग्री कंप्लीट करनी है। बाय द टाइम मैं जब बीएड में एडमिशन ले रहा था तो मतलब डीप डाउन मुझे इस बात का एहसास हो गया था। तो जब मैं बीएड करने गया था तो मैं वेरी फर्स्ट डे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टेप इन कर रहा था तो मेरे को वेरी फर्स्ट डे से ही क्लियर था कि अबे यहाँ आए हैं, अपना 2 साल मस्त घूमे खाएंगे, कॉलेज में देखेंगे क्या चल रहा है, सीखेंगे जो कुछ करना है, बाकी को मेरे को क्लियर से क्या करना है। तो मस्त, कभी ये नहीं सोचा कि जाके कि यहाँ से गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करना है, ये करना है, वो करना है, मस्त जाके आराम से 2 साल बीएड कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं, चाय चटनी समोसा ये सब कर रहे हैं, बाकी करियर में क्लियर था क्या करना है, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास वहाँ से कर भी लिया। और छोड़िए उसके बाद तब बीएड वाले ना प्राइमरी का पेपर दे सकते थे, तो प्राइमरी वाले में सिलेक्शन भी हो गया मेरा केवीएस के, उसके बाद एनवीएस में दिया पीजीटी में, उसमें सिलेक्शन भी हो गया। तो कहने का मतलब है ये कि मतलब आपका कंटेंट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर है तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने तो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया भाई, हो गया, ठीक है। क्योंकि आपका उस पर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब तुमको क्लियर होना चाहिए तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तुम डेस्परेट हो तो हो जाएगा। डेस्परेशन इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि तुमको दुनिया ने बता दिया कि ये अच्छा है, तुमको क्या फील होता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ आप पूछिए। अब जैसे हमसे कोई कहे
हमको वापस से कोई कहे चलो तुमको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम फलाना गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। अरे मेरे को क्लियर है भाई कि मेरे को नहीं करना है, वो मेरे लिए नहीं अच्छा है। सोसाइटी में 1000 लोग हो सकता है मेरे सामने खड़े हों जो कहें भैया 1 लाख नहीं, हमको तो 30,000 रुपये भी सरकारी नौकरी में तो हम जाके कर लेंगे। और हो सकता है कि मैं इकलौता हूँ, 1:1000 के रेशियो में हो सकता है मैं कहूँ कि नहीं भाई हमको नहीं जाना है। मेरे टाइप के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि हो सकता है 1000 में 1 का रेशियो हो। तो अरे मेरे को क्लियर है नहीं करना है, ठीक है। मेरे को पता है कि मैं रात में 11 बजे बैठ के सेशन करूंगा तो भाई 4 बच्चों को बैठ के उस पर ज्वाइन करना है, मेरे को पता है अपनी काबिलियत। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लैरिटी कब नहीं होती है, तुमको लगता है ईयर वेस्ट कर रहे हैं। अभी तुमको तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया कि तुम ईयर वेस्ट कर रहे हो, तुमको तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया कि तुमको जाके वो डिग्री ले लेना है। अरे एक से एक टीचर है, लाखों करोड़ों कमाते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हाँ उनके टीचिंग स्किल्स को अंडरमाइन मत करना। फिर उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, उनका टीचिंग स्किल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास नॉलेज और वो बहुत अच्छा नहीं है, तब वहाँ पर डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग डिग्री ले रहे हैं उनके पास नॉलेज नहीं अच्छा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो फिर आप डिग्री के लिए भी उतना परेशान नहीं होगे, ठीक है, क्योंकि फिर आपको भाई काम मिलना ही मिलना है, ठीक है। आप नौकरी आपको दौड़ के आपके पीछे आएगी, ठीक है। ये चीज़ है। तो थोड़ा सा ना कोशिश करिए कि उस टेम्परामेंट से अपने आप को डेवलप करें। और ये मेरे महज एक सेशन में कह देने से आप नहीं करने लगोगे, ये एक तरह का आदत है यार, हैबिट में डालना पड़ता है। ये एक तरह का सोच है जो उस डायरेक्शन में हमको अपने माइंड को कंडीशन करना पड़ता है कि हम उस डायरेक्शन में सोचें, ठीक है, कि हम उस डायरेक्शन में सोचें, अपने आप को कंडीशन करना पड़ता है, ठीक है। आपको किसी बात को संयम तरीके से कहना, धैर्य वाले तरीके से कहना, उस बात को इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में समझना, इसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई पॉलिटिकल लीडर कोई बात कह रहा है तो उसके बात को सही तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए तुमको रैशनल होना पड़ेगा, तुमको इंटेलेक्चुअली ब्राइट होना पड़ेगा। वरना सोसाइटी में जितने भी सी मैं वही कह रहा हूँ, सोसाइटी में जितने भी सी घूम रहे हैं उन सब से पूछोगे ना, सबको राजनीति समझ में आती है। सब अपने आप को घोषित करते हैं कि हम सबसे होशियार हैं, सब बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए, सब बता रहे होते हैं। इतना भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं डेवलप हो पाया होता है कि कोई लीडर कुछ कर रहा है तो हम उसके बात पर क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें, ठीक है। अदरवाइज तो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग का जो कॉमन ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परामेंट है वो तो उसको थोड़ा सा खरोच दो तो वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवाइड हो जाएगा। कोई ज़्यादा कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है कुछ हिंदू मुस्लिम के नाम पे छेड़ने के लिए। तो तुमको सही तरीके से सोचने के लिए खुद को कंडीशन करना पड़ेगा कि नहीं यार चीज़ें ऐसे फंक्शन नहीं कर रही हैं। लेकिन जब तुम व्हाट्सएप पर देखोगे, इधर उधर लोगों से बात करोगे तो उनको तो दिखेगा नहीं यही सब कारण है, ये सब चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं। तो अपने आप को मेंटली आपको ट्रेन करना पड़ता है उस तरीके से, ठीक है। जब आप उस तरीके से ट्रेन करोगे अपने आप को तब वो चीज़ होगा। वैसे ही करियर में है, वैसे ही स्किल में है। सबसे पहले उस काम को करना पड़ता है, थोड़ा डर से करना पड़ता है। जब 4 दिन डर से करोगे फिर तुमको समझ में आने लगेगा। जब समझ में आने लगेगा 4 महीने काम करोगे, 6 महीने काम करोगे, उस काम में भरोसा डेवलप होने लगेगा। जब भरोसा डेवलप होने लगेगा तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये सही जा रहा है, अब मेरा 2 पैसा बनने लगेगा। जब 2 पैसा आने लगेगा जेब में तो ज्ञान आने लगेगा, और जब ज्ञान आने लगेगा तो फिर जो कर रहे हो सब सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेम्परामेंट भी अपने अंदर कोशिश करिए आप लोग डेवलप करें। चलिए खैर, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत सारी शुभकामनाएं, वेरी बेस्ट, एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।